नमस्कार बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं रीति मुक्त काव्यधारा और उसके दो प्रमुख कवि बोधा और ठाकुर के संदर्भ में। बोधा और ठाकुर के कुछ छंदों की व्याख्या करने से पूर्व थोड़ा सा हम रीतिकालीन रीति मुक्त काव्यधारा का परिचय जान लें। इसे स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा जाता है। जो रीतिकालीन काव्य है उसका समय संवत 1700 से संवत 1900 माना जाता है, अर्थात सन 1643 से सन 1843 तक। अगर पूरे रीतिकाल के काव्य को वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो उसे 4 वर्गों में सामान्यतः बांटा गया: रीति काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य जिसे स्वच्छंद काव्य भी कहा गया, और रीति इतर काव्य। जो रीति काव्य है वह हम जानते हैं कि वह उसमें 4 प्रकार का वर्गीकरण करते हुए उसमें 3 प्रकार के रीति काव्य का उल्लेख किया गया। ये जो 4 वर्ग बनाए हमने रीति काव्य को के 3 वर्ग बनाए: सर्वांग निरूपक आचार्य जिन्होंने काव्य के सभी अंगों का निरूपण किया, रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, तुक वर्णन आदि आदि, इसलिए उनको सर्वांग निरूपक। निरूपण कहते हैं लक्षण देना फिर उदाहरण देना। ये कविता के अंग हैं। इन काव्यांगों के लक्षण फिर उदाहरण, और कभी कभी एक एक दो दो उदाहरण भी दिए हैं। लक्षण सामान्यतः दोहों में दिए गए, उदाहरण कवित्वों में, सवैयों में और कहीं कहीं दोहों में भी दिए गए हैं। तो सर्वांग निरूपक, फिर विविधांग निरूपक जिन्होंने एक से अधिक अंगों का निरूपण किया, जिसमें अभिरुचि थी, मन लगा, उनका निरूपण कर दिया। और तीसरा वर्ग है एकांग या विशिष्टांग निरूपक। किसी एक अंग का, जैसे रसवादी आचार्य तो केवल रस की बात की, अलंकारवादी आचार्य तो केवल अलंकार की, और कुछ लोग ऐसे थे जिनका मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया। तो इस पहले वर्ग में जिसे हम रीति काव्य कहते हैं, कुछ लोग इसे रीतिबद्ध कह देते हैं। रीतिबद्ध कहने की उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि रीति का अर्थ ही है काव्य की रचना पद्धति विशेष, परिपाटी विशेष, जिसका अनुसरण इन कवियों ने किया, और वह यह है कि लक्षण देना और उदाहरण देना। इसके प्रयोजन बहुत सारे हैं। राजा महाराजा, आश्रयदाता, उनकी आज्ञा का पालन था। उनके मन में भी कविता लिखने की एक लालसा थी, तो वो दरबार आश्रित इन कवियों की वाहवाही देखते थे, जय जयकार देखते थे। तो उनके मन में भी आया कि हम भी कविता लिखेंगे। तो उन्होंने इनको कहा कि हमें कविता लिखनी सिखाओ। अब मजबूरी थी, राजा महाराजा जो दरबारी थे, जो भोग में विलास में निमग्न थे, उन्हें कविता सिखानी थी, श्रृंगार आदि में निमग्न थे। तो उसके लिए इन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया संस्कृत के। भरत मुनि से लेकर आचार्य मम्मट तक, मम्मट से बाद तक के जो आचार्य हैं, पंडित राज जगन्नाथ या उनके बाद के, उनको फिर व्याख्याता आचार्य और उद्भावक आचार्य, उनके ग्रंथों का अपने अपने ढंग से इन्होंने अध्ययन किया, और उनके आधार पर फिर ब्रजभाषा में काव्यांग निरूपण किया। केशव, चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति, देव, मतिराम, पद्माकर, सोमनाथ, भूषण, अमीरदास, बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो इस रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो हम इस बात को ध्यान में रखकर चलते हैं कि अब दूसरा वर्ग रीति सिद्ध काव्य है। इसमें प्रवर्तक कवि बिहारी हैं। ये वो कवि हैं जिन्होंने रीति को सिद्ध तो कर लिया, लेकिन लक्षणों के फेर में नहीं पड़े, केवल उदाहरणों से काव्य सर्जन किया, और ये उदाहरणों में लक्षण प्रतिबिंबित होते हैं। हम बिहारी के दोहों को पढ़कर ये बता सकते हैं कि ये किस नायिका का चित्रण है, ये किस नायक का चित्रण है, ये किस अलंकार का चित्रण है। कनक कनकते 100 गुना, तो एकदम पता लग जाता है गुप्ता नायिका है या प्रोषित पथिका है या अन्य किसी प्रकार की। तो ये रीति सिद्ध, जो रीति को सिद्ध कर चुके थे, काव्य की जो पद्धति विशेष है उसको जानते थे,
लेकिन उन्होंने लक्षण नहीं दिए, केवल उदाहरणों से काम किया। तीसरा वर्ग रीति मुक्त काव्य है, जिसे स्वच्छंद काव्य भी कहा जाता है। इस काव्यधारा में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव ये 5 कवि विशेष रूप से माने जाते हैं। स्वच्छंद का अर्थ ही है स्वच्छंद। रीति मुक्त शब्द इसलिए बना कि जो रीति से अपने को सायास मुक्त रखते थे वो रीति मुक्त थे। कहीं कहीं दरबार में रहकर भी इन्होंने राजाज्ञा का अनुपालन करके कविता नहीं लिखी। अपनी इच्छा से, अपने मनोभावों से प्रेरित होकर और स्वानुभूत प्रेम की अभिव्यक्ति की कविता। ये टकसाली आंसू बहाने वाले कवि नहीं है, ये प्रेम के चितेरे कवि हैं। इसलिए इनकी कविता में इनका अनुभूत प्रेम प्रतिबिंबित होता है, प्रकट होता है। ईमानदार कवि हैं प्रेम के प्रति, इसलिए प्रेम के आदर्श इन्होंने प्रस्तुत किए। जिसको प्रसाद जी कहते हैं, पागल रे वो मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब। वही प्रेम इन कवियों द्वारा प्रतिपादित हुआ। इसलिए एक पक्षीय प्रेम होता है, लेकिन फिर भी प्रेम का निर्वाह ये कवि अंतिम क्षण तक करते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि इन कवियों की हम देख सकते हैं। तो स्वछंद माने, स्व माने अपना और छंद माने बंधन। जो काव्य के, शास्त्र के, लोक के किसी बंधन को स्वीकार न करें, केवल अपने बंधन, बंधन माने कविता, जो छंद होता है वो कविता का बंधन होता है, जो कविता को बांधता है। तो जो स्वछंद यानी अपने बंधन को स्वीकार करें, अन्य पारंपरिक शास्त्रीय निरूपण आदि के, काव्य सृजन आदि के जो रीतिकालीन रीतिजन्य बंधन थे उन्होंने सायास अस्वीकार किया, नकार दिया। ऐसे कवि रीति मुक्त कवि कहलाए। और चौथा वर्ग रीति इतर कवि है, जो रीति से अलग रहकर, इतर परे रहकर काव्य सृजन करते रहे। भक्ति काव्य, नीति काव्य, वीर काव्य या प्रकृति आदि का। जो भक्तिकाल की 4 काव्य धाराएं थीं, सगुण और निर्गुण के अंतर्गत राम काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य, ये चारों काव्य धाराएं रीतिकाल में भी अंतिम दौर तक चलती रहीं, लेकिन गौण रूप में चली। मुख्य प्रवृत्ति तो श्रृंगार थी और रीति थी, प्रशस्ति थी, लेकिन ये धाराएं भी चलती रहीं। ऐसी धाराओं के साथ निबद्ध होकर कविता करने वाले और रीति काव्य न लिखकर, भले रीति का प्रभाव उन पर था, वो इन चारों वर्गों में रीति का प्रभाव तो था, युग का, युग की धारा का और बोध का प्रभाव तो रहता है, शैली में, भाषा में वो रहता है। ऐसे कवियों में गुरु गोविंद सिंह, रज्जब अली, कवि जोधराज, घाघ भट्टरी, दीनदयाल गिरी आदि आदि, इनका उल्लेख हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रीति काव्य धारा, जब हम स्वच्छंद काव्य धारा की बात करते हैं तो रीतिकाल की ये 4 काव्य धाराएं हमारे सामने आती हैं। उनमें एक प्रमुख धारा है रीति मुक्त काव्य धारा या स्वच्छंद काव्य धारा, जिसकी बात हम कर रहे हैं। और इसी धारा के अंतर्गत प्रवर्तक कवि हैं घनानंद, जिनके काव्य को प्रेम की कसौटी पर हम सर्वश्रेष्ठ काव्य के रूप में देखते हैं और उनके बहुत सारे उद्धरणों को हम उल्लिखित भी करते हैं। घनानंद की भाषा, घनानंद का शिल्प, घनानंद की काव्य सौंदर्य दृष्टि, वो सब, और प्रेम की अभिव्यक्ति का जो एक मौलिक और नवीन रूप स्वरूप है घनानंद में, वो इस धारा की मुख्य वृत्ति है। और उसी घनानंद के प्रवर्तन में, नेतृत्व में ये जो बाकी कवि हैं, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये इनकी कविता को हम देख सकते हैं। तो हमें रीति मुक्त काव्य धारा क्या है, अब थोड़ी सी चर्चा इस पर करनी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रीति से मुक्त या बंधन से मुक्त सायास इन्होंने शास्त्र का, राजाज्ञा का उल्लंघन किया, उपेक्षा की, अवहेलना की और अपने मन के चितेरे कवि थे, अपने प्रेम के चितेरे कवि थे। शास्त्र तो व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं देता, इसीलिए ये बात बार बार कही जाती है, गोए निभाए जीतिए, प्रेम की चौगान जीतनी है तो छिपा कर चलो हर चाल। लेकिन
ये भी कहा जाता है व्यवहार में कि प्रेम छिपता नहीं है, इश्क और मुश्क कभी ना छुपते। या ये भी कहा जाता है कि जो खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे चाहे सकल जहान। तो हम रीति मुक्त काव्य क्या क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा अब करते हैं। भाग 2। रीति मुक्त काव्य जो है उसकी कविता और उसके कवि ये वास्तव में स्वच्छंदता के पक्षधर थे। किस स्वच्छंदता के? भाव की स्वच्छंदता और कला की स्वच्छंदता। ये राजाज्ञा के आधार पर कविता नहीं करते थे, अपने मन की भावनाओं के अनुरूप, प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा के अनुरूप इनको कविता प्रस्फुटित होती थी, इसलिए ये करते थे। ये श्रृंगार के रचयिता तो थे, क्योंकि रीतिकाल तो श्रृंगार काल है, इसलिए इनकी कविता में श्रृंगार प्रचुर मात्रा में मिलता है, संयोग वियोग दोनों मिलते हैं। लेकिन ये राजाज्ञा से जन्म लेने वाला श्रृंगार काव्य नहीं है। ये मन की तुष्टि का स्वानुभूत जो अभिव्यक्ति है वो इस कविता में हमें मिलती है। और रीति या शास्त्र के बंधन को, काव्य की पारंपरिक रूढ़ियों को, उसकी रीतियों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया और उस शास्त्रीय बंधन को तोड़कर एक काव्यधारा प्रवाहित की, जिसे रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद काव्यधारा कहा गया। यह स्वानुभूत प्रेम की उमंग से सराबोर कविता है, काव्यधारा है। स्वानुभूत प्रेम की तरंगों से सराबोर काव्यधारा है रीति मुक्त काव्यधारा। यह प्रेम के चितेरे कवियों की निजी प्रेम की अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली काव्यधारा है। इसलिए इन्होंने परिपाटियों को, कविता की पारंपरिक मान्यताओं को तोड़ा और स्वछंद को महत्व दिया। ये कवि शास्त्रीय कवियों की तरह, जो निरूपक आचार्य हैं, जो कवि शिक्षक हैं, उनकी तरह रस का, छंद का, अलंकार का, नायिका भेद, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, तुक वर्णन, इन सब का भेद, उपभेद, लक्षण, उदाहरण, इसके फेर में नहीं पड़ते हो। और ये कवि शिक्षक भी नहीं है। जैसे केशववादी, बहुत से कवि हैं जिन्होंने राजा महाराजाओं को कविता लिखनी सिखाई, उनको कवि शिक्षक कहा गया। तो वो कवि शिक्षक नहीं है। उन्होंने काव्य कैसे लिखा जाए, काव्य के अंग क्या होते हैं, उपांग क्या होते हैं, भेद क्या होते हैं, ये शास्त्रीय ग्रंथ पढ़कर उनकी शिक्षा दी हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये प्रेम और प्रकृति के सृजन करने वाले कवि माने गए। मूल बात यह कि हिंदी का जो पहला स्वच्छंद कवि है वो रसखान को माना गया। भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवि रसखान, जिनकी कविता वास्तव में एक उन्मुक्त भाव से, स्वच्छंद भाव से, एक जो प्रेम सम्मिलित भाव से लिखी गई कविता है। जिस रोमांटिसिज्म की बात हम छायावादी कविता में करते हैं, उसके बीज हमें रसखान के बाद रीतिमुक्त काव्यधारा में, उसके बाद द्विवेदी युगीन कविता में, क्योंकि स्वच्छंदता वहां भी थी, जो रीतिकाल की बंधन आदि की कविता थी, शास्त्र आदि की कविता थी, उसके विरोध में द्विवेदी युग में द्विवेदी जी के नेतृत्व में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति और वृत्ति को कविता के साथ जोड़ा गया। उसका विस्तार आगे चलकर छायावादी कवियों में, प्रसाद, महादेवी, निराला, पंत आदि में, और उसके बाद फिर द्विवेदी युग के और छायावाद के बाद एक काव्यधारा, विशेष रूप से द्विवेदी युग में कुछ कवि और छायावाद के बाद के कुछ कवि, जिनको हम हालावाद से जोड़कर भी देखते हैं, उनमें भी हमें इस तरह के रोमांटिसिज्म की और स्वच्छंदता की कविता के बीज दिखाई देते हैं। द्विवेदी युग में हम जिस रोमांटिसिज्म की बात करते हैं, जिस स्वच्छंदतावादी वृत्ति की बात करते हैं, उसका विकास छायावादी कविता में देखते हैं। वही आगे चलकर हमें माखनलाल चतुर्वेदी की कविता में, वही आगे चलकर हमें सियाराम शरण गुप्त की कविता में, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता में, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में,
रामधारी सिंह दिनकर की कविता में भी वो स्वच्छंदता, और इस सब के साथ साथ हरिवंश राय बच्चन की कविता में वो स्वच्छंदता हम उनकी कविताओं में देख सकते हैं। अद्भुत काव्य का सृजन इन कवियों ने किया, और ये जो स्वच्छंदतावादी वृत्ति है ये हमें बाकायदा इनकी कविताओं में, यहाँ तक कि इनके गद्य आदि के लेखन में भी हम उसे देख सकते हैं। महादेवी में भी वो बात दिखाई देती है, पंत में भी वो बात दिखाई देती है, प्रसाद में भी वो जो प्रेम की अनुभूतियां और अभिव्यक्तियां हैं उनमें हम देख सकते हैं। तो ये जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, ये इस बात से हमें जोड़ती है, इस बात की ओर संकेत करती है कि ये कवि, रीतिमुक्त कवि, स्वच्छंद कवि शास्त्र के ज्ञाता तो थे, ये उससे अनभिज्ञ नहीं थे, पर उसके विरोध में, सायास विरोध में, जानबूझकर विरोध में इन्होंने स्वच्छंद सृजन के पक्ष को प्रबल किया। और इसी कारण रीतिमुक्त कविता के महत्वपूर्ण कवि ठाकुर, उन्होंने वो जो रीतिकाल के रीति काव्य के जो सृजक हैं, चाहे वो सर्वांग निरूपक, विविधांग निरूपक, एकांग निरूपक हों, उन्होंने उपमानों का ढेर लगा दिया। तो उन पर व्यंग्य करते हुए, उनकी कविता पर एक कटाक्ष करते हुए ठाकुर ने लिखा, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो यश और प्रताप को कहानो है। मीन मृग खंजन कमल नैन, ये नेत्रों के लिए ये जो उपमान जुटा लिए, कहीं मृग नयनी कहा, कहीं मीनाक्षी कहा, कहीं खंजन नयन कहा, कहीं राजीव लोचन कहा, कहीं कमल नयन कहा। तो सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो यश और प्रताप को कहानो है। और राजा महाराजाओं की प्रशस्ति, कीर्तिगान, ये सब करने लगे। सीख लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, राजा की वरदेयता, प्रसन्नता, वो तो कल्प वृक्ष है, वो तो कामधेनु है, वो तो चिंतामणि है, ये सब कुछ सीख लिया। सीख लीनो मेरु कुबेरु गिरियानु है, सुमेरु पर्वत और कुबेर जैसी दानवीरता, उससे उपमान दिए। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूल कहूँ बांधियत बानो है। कवि ठाकुर कहते हैं कि मैं ऐसे उपमानों से कविता को सजाने वाला नहीं हूँ, मैं इस बंधन में, ये जो पारंपरिक बंधन है और उपमानों का जो पारंपरिक ढेर है, मैं इससे कविता नहीं करने वाला। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, भरे दरबार में ढेल इकट्ठे कर लिए, पत्थर इकट्ठे कर लिए, 10, 20, 50 उपमान ले लिए, प्रतीक ले लिए और कविता कर दी। तो ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो। लोगों ने कविता को खेल समझ लिया है, कविता कोई खेल नहीं है। और कहा जाता है कि कविता की शिक्षा नहीं होती, कविता तो स्वानुभूत प्रस्फुटित होती है। अब तो खैर कविता की शिक्षा भी होती है, काव्य सृजन क्या है, क्रिएटिव राइटिंग क्या है, हम देखते हैं। लेकिन कवि की दृष्टि में, ठाकुर की दृष्टि में कविता क्या है, उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया और रीति काव्य सृजन करने वाले कवियों पर कटाक्ष भी किया। इनकी जो अनुभूति है, उसकी अभिव्यक्ति का जो वेग है वो बहुत प्रबल है। और कहा भी जाता है कि अनुभूति की प्रबलता, उस वेग की प्रबलता सारे बंधन तोड़ देती है। इसीलिए इनके सामने, इनकी अनुभूति के वेग के सामने काव्य रीति का बंधन उखड़ गया, कुल की मर्यादा के बंधन उखड़ गए, समाज की लोक रीति और लोक लाज के बंधन उखड़ गए, सबको नकार दिया। आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, ये बोधा बोलते हैं। तो क्या कहते हैं बोधा? लोक की भीत डेरात जो मीत, तो प्रीति के पेड़े परो जनिको। अगर लोक की लाज, रीति, मर्यादा आदि से डर लगता है तो प्रेम के पथ पर आगे मत बढ़ो। प्रेम के पथ पर तो उसी को आगे बढ़ना है जो तमाम चुनौतियों, समस्याओं, संकटों का सामना करने के लिए अपने को प्रस्तुत कर सके। तो इस तरह से ये रीतिमुक्त कवियों का जो जीवन दर्शन था, जो काव्य दर्शन था, वो रीतिकाल के अन्य कवियों से भिन्न था। रीतिमुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताओं में भाव प्रवणता, राज दरबारों से दूर रहकर सृजन, प्रेम की स्वच्छंदता,
विप्रलंब श्रृंगार का आधिक्य, वियोग की कविता, वियोग को प्रेम की कसौटी कहा गया, और वो इनकी कविता में, घनानंद आदि की, बोधा आदि की कविता में हम देख सकते हैं। जो कविताएं हैं, जो काव्य की रचनाएं हैं, उनके नामकरण से भी अनुमान उसका लगता है। विप्रलंब श्रृंगार के आधिक्य के बाद काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का त्याग, विरोध, लोक संस्कृति का चित्रण, इनकी कविता में लोक जीवन, लोक संस्कृति मुखर होकर आती है। भक्ति भावना, ये आराध्य में ही अपने प्रेम पात्र में ही आराध्य देखने लगते हैं। और प्रकृति चित्रण, प्रकृति के चितेरे कवि थे। प्रेम और प्रकृति का विलक्षण संगम और समन्वय इनकी कविता में हमें मिलता है। प्रकृति के सारे रूप मिलते हैं, आलम्बन रूप, उद्दीपन रूप, वो सब। तो और भाषा की स्वच्छंदता, ये भी इनकी कविता की विशेषता है। तो ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, जो ये सभी जो 8-10 मैंने बताई, ये दो कुछ छंदों के माध्यम से मैंने आपको रीतिमुक्त काव्यधारा के विषय में एक परिचय दिया। अब हम जो हमारे निर्धारित कवि हैं बोधा और ठाकुर, उनके कुछ छंदों की व्याख्या करेंगे।